नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं पर्यावरण अध्ययन के प्रैक्टिस पेपर की, मॉडल पेपर की बाय जायसवाल सर। ये आपके एनसीईआरटी पर आधारित आपके महत्वपूर्ण 30 प्रश्न रहने वाले हैं। 30 प्रश्न में से संभावित प्रश्नों की बात करेंगे। यहाँ पे एग्जाम पर 30 जो है प्रैक्टिस पेपर करने वाले हैं, प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं, जो आपके पर्यावरण ईवीएस में 30 अंक जो है आपके निर्धारित करेंगे। तो चलिए देर न करते हुए शुरुआत करते हैं। 30 प्रश्नों में से पहला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, आइए देख लेते हैं और आपका फीडबैक जान लेते हैं। प्रश्न दिया गया कि भारत में संयुक्त परिवार के विघटन का सबसे प्रमुख कारण निम्नलिखित में से क्या होता है। पर देखिए, ईवीएस में पहला चैप्टर हमारा परिवार फैमिली का है और उससे जरूर प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो भारत में जो संयुक्त परिवार के विघटन का सबसे प्रमुख कारण जो है वह औद्योगिकरण में वृद्धि एवं शहरीकरण है, आपसी सामंजस्य में कमी है, बच्चों के विकास में बाधा है या आर्थिक बचत। सभी कमेंट कीजिएगा। तो भारत में देखा जाए, हमारे देश में संयुक्त परिवार में विघटन का सबसे प्रमुख कारण जो माना गया है वह औद्योगिकरण में वृद्धि एवं शहरीकरण। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न दिया गया है कि कार्बोहाइड्रेट्स वे पदार्थ होते हैं जो ऊर्जा प्रदान करते हैं, जो अधिक मात्रा में लिए जाने पर स्वास्थ्यप्रद होते हैं, जो ऊतकों को शक्ति प्रदान करते हैं, जो शरीर की वृद्धि एवं मरम्मत करते हैं। सभी कमेंट कीजिएगा। कार्बोहाइड्रेट्स कैसे पदार्थ होते हैं? तो कार्बोहाइड्रेट्स वे पदार्थ होते हैं जो हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं। पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। किसी भी प्रश्न पर, किसी भी ऑप्शंस पर आपको डाउट है, बेफिक्र आप लोग कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि सीटेट एग्जाम को फतेह करना है, टीटी एग्जाम को फतेह करना है। आपका कमेंट फीडबैक सर्वोपरि है, सम्मान है। जयसवाल सर अभिनंदन, स्वागत करते हैं। अगला जो प्रश्न दिया गया है कि अधिक बर्फबारी एवं वर्षा वाले क्षेत्र में बनने वाले घरों की छत कैसी होती है? सपाट होती है, गोल होती है, चौकोर होती है, ढलवादार होती है। तो देखिए, अधिक बर्फबारी और वर्षा वाला क्षेत्र बनने वाले जो घर होते हैं उनको क्या है, ढलवादार बनाया जाता है। किस प्रकार से? एक मैं आपको डेमो बता देता हूँ। इस प्रकार से जो है छत बनी होती है, इस प्रकार से मकान जो है बना होता है। ठीक है, ढलवेदार होते हैं, क्योंकि वर्षा होगा तो पानी छट जाता है, बर्फ भी होगा तो छट जाता है, तो ये ढलवेदार होते हैं, तो वह होता है ढलवादार। ठीक है, जहाँ पे अत्यधिक वर्षा और बर्फबारी होती है। अगला प्रश्न है, प्रकाश, पोषण और स्थान के लिए सर्वाधिक प्रतियोगिता जो होती है वह आपके विभिन्न क्षेत्रों में विकास कर रहे परस्पर संबंधी जीवों के मध्य होती है, एक ही क्षेत्र में विकास कर रहे परस्पर संबंधी जीवों के मध्य होती है, या कह सकते हैं एक ही वास स्थल के दूरस्थ संबंधी जीवों के मध्य या विभिन्न क्षेत्रों में विकास कर रहे दूरस्थ संबंधी जीवित मध्य होती है। तो हम सभी लोग जानते हैं प्रकाश, पोषण और स्थान में सर्वाधिक प्रतियोगिता जो होती है वह एक ही क्षेत्र में विकास कर रहे परस्पर संबंधी जीवों के मध्य प्रतियोगिता होती है। बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नो डाउट, आई होप प्रश्न को आपने समझ लिया। फीडबैक आपने अवश्य कमेंट बॉक्स में स्कोर कर दिया। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। सभी लाइव क्लास से जुड़ते रहिए, सभी कमेंट कीजिएगा। जितने भी बाद में लाइव क्लास में आते हैं तो आप लोग बाद में भी इसको, जो जितने क्वेश्चन नहीं कर पाए तो बाद में वीडियो को देख लीजिएगा इस क्लास को। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिक तंत्र है? क्या वह जंगल है, रेगिस्तान है, पर्वत है या सागर है? तो हम सभी लोग जानते हैं इनमें से सर्वाधिक स्थायी जो पारिस्थितिक अर्थात इकोसिस्टम जो तंत्र होता है वह हमारा सागर होगा। इनमें से इसकी बात करेंगे, सागर की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर डी की बात करेंगे। कोई भी डाउट है बेफिक्र कमेंट आप लोग कर सकते हैं। आप सभी लोग ज्ञानी सर्वव्याख्याता हैं, भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में हरित ग्रह गैसों का सबसे बड़ा उत्सर्जक क्या होता है? रूस देश है, अमेरिका है, जर्मनी है या ब्राजील है? तो वायुमंडल में जो है हरित ग्रह गैसों का सबसे बड़ा उत्सर्जक तो देश कहलाता है वह आपका अमेरिका कहलाता है। कौन सी की बात करें? अमेरिका की बात करेंगे। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम में संभावित प्रश्न है। अगला है, शब्द पर स्थिति का सबसे पहले किसने प्रयोग किया? हेकल ने, ओडम ने, रीटर ने या डेविन मायर ने किया था? तो शब्द जो आपका परिस्थिति है इसका सबसे पहले प्रयोग जो करने वाले हैं और कोई नहीं, आपके हेकल महोदय। जी हाँ, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। इकोलॉजी अर्थात परिस्थिति, जर्मन शब्द का प्रयोग जो है
1866 में जर्मन जीव वैज्ञानिक अर्नेस्ट हैकेल ने अपनी पुस्तक जनरल मोर्फोलॉजी द ऑर्गेनिज्म में किया था। ये इनकी बुक है, ये भी नोट कर लीजिएगा। जनरल मोर्फोलॉजी द ऑर्गेनिज्म किसकी पुस्तक है? अर्नेस्ट हैकेले की पुस्तक है। ये भी साथ साथ नोट करते जाइएगा। अगला, एक भेड़िया जो एक भेड़ को खा चुका है। चीता भेड़िया पर आक्रमण करता है और उसे भी खा लेता है, तो चीता को पारिस्थितिकी भाषा में क्या कहेंगे? उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता या तृतीयक उपभोक्ता कहेंगे। देखिए, एक भेड़िया किसको खाता? भेड़। तो फिर भेड़ को खाया भेड़िया, भेड़िया द्वितीयक हो गया। चीता खा रहा भेड़िया को, भेड़िया हमारा क्या हो जाएगा? सभी लोग बताइए। भेड़ को खाया भेड़िया तो प्राथमिक उपभोक्ता, भेड़िया को खाने वाला चीता द्वितीयक उपभोक्ता या तृतीयक हो जाएगा? सभी लोग बताइए कौन सा उपभोक्ता हो जाएगा। देखिए, सभी जानते हैं भेड़ हमारा प्राथमिक उपभोक्ता होता है। जो चारा पौधे को खाता है वो प्राथमिक उत्पादक होते हैं। चारे, हरे पौधे की पत्तियां होतियाँ, ये क्या हो गए? हरे प्राथमिक उत्पादक हो गए। भेड़ उनको खाता है तो प्राथमिक उपभोक्ता हो गया। भेड़ को खा रहा है भेड़िया, द्वितीयक उपभोक्ता हो गया। भेड़ियों को खा रहा है चीता, चीता तृतीयक उपभोक्ता हो गया। तो तृतीयक उपभोक्ता किस ऑप्शन में दिया गया है? देखेंगे जो डी ऑप्शन दिया गया है तृतीयक उपभोक्ता, तो चीता यहाँ पे तृतीयक उपभोक्ता हो जाएगा। ये सीधे नोट कर लेना है। और खाद्य जाल से जरूर प्रश्न आएगा, ये भी नोट कर लेना है। ये सारे टॉपिक से प्रश्न आने वाले, जो जो टॉपिक से एक एक प्रश्न कर रहे हैं, सारे टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स उपयुक्त मात्रा में लेने के लिए किसी व्यक्ति को क्या खाना चाहिए? मीट, चावल, गाजर, मूंगफली। तो प्रोटीन से संबंधित आता है, तो कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा जो ऑप्शन दिए गए हैं सबसे अधिक किसमें पाया जाता है? सभी लोग जानते हैं चावल। चावल कार्बोहाइड्रेट्स, और फलों में केला, केला में सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है। फैट के लिए जिनका वजन कम है तो केला खाने के लिए बोला जाता है। केला खाते हैं तो कहीं ना कहीं फैट के ग्रोथ होता है, वजन में वृद्धि होती है। अगला है, एक व्यक्ति हरी सब्जियों का उपयोग अधिक करता है, इसके मल पदार्थ में कौन सा विटामिन अधिक होगा? विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन एच। सभी बताइए। मान लीजिए आप हरी सब्जियां अधिक खाते हैं तो आपके जो मल पदार्थ का विटामिन क्या होगा? देखिए, बात तो गंदी है लेकिन प्रश्न है तो प्रश्न के नजरिए से देखेंगे, क्वेश्चन के नजरिए से देखेंगे, ऑप्शन नंबर विटामिन बी हो जाएगा। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। कोई भी डाउट हो बेफिक्र आप लोग कमेंट कर सकते हैं। जयसवाल सर आप सभी का अभिनंदन और स्वागत करते हैं। आइए बात करते हैं आपके अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न स्क्रीन पर पूछा जा रहा है कि कैल्शियम तथा फास्फोरस का अति महत्वपूर्ण स्रोत क्या होता है? क्या वह मांस है, अंडा है, पनीर है या दूध है? सभी कमेंट कीजिएगा। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। प्रत्येक शेर नहीं, प्रत्येक भाई बहन, मेरे प्यारे प्यारे मित्र, साथी गण, सभी कमेंट कीजिएगा। जी हाँ, सभी को अव्वल आना है, सभी को सीटेट एग्जाम को क्रैक करना है, सभी को एग्जाम को फतेह करना है। सभी कमेंट कीजिएगा। तो प्रश्न पर उत्तर का कमेंट आ चुका है कि कैल्शियम तथा फास्फोरस का जो अति महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है दूध। जहाँ पे कैल्शियम की बात की जाती है, फास्फोरस की बात की जाती है, दूध मिल्क का नाम अवश्य आ जाता है। अगला है, वातावरण में उपलब्ध सबसे शुद्ध जल क्या होता है? झरने का जल, नदी का जल, वर्षा का जल या झील का जल होता है? तो आप सभी लोग जानते हैं कि वातावरण में उपलब्ध जो सबसे शुद्ध जल हमारा माना जाता है वह वर्षा का जल माना जाता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग तुरंत संदेश भेजने और ग्रहण करने में किया जाता है? रेडियो का, टेलीविजन का, पेजर का या पत्र का? सभी बताइए। इससे भी एक टॉपिक, इस टॉपिक से एक प्रश्न अवश्य पूछ लिया जाता है। तो आप सभी लोग जानते हैं इतने सोशल मीडिया का दौर चल रहा है, तो जिसका उपयोग तुरंत संदेश भेजने और ग्रहण करने में किया जाता है वह हमारा कौन सा कहलाता है? क्या वह पेजर है? बिल्कुल पेजर, राइट ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए बात कर लेते हैं आपके अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न जो आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है, 14 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है। और प्रश्न क्या पूछा जा रहा है सभी यहाँ पे नोट कर लीजिएगा और सभी को कमेंट भी करना है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव अनअपघटनीय पदार्थ है? क्या वह पॉलीथीन है, क्या वह प्लास्टिक है, क्या वह धात्विक टिन है या सभी हो जाएगा? तो हम सभी जानते हैं कि एक जैव अनअपघटनीय पदार्थ आपका पॉलीथीन भी है, प्लास्टिक भी है, धात्विक टिन भी है और सभी। यहाँ पे टिन है, ठीक है, दिन नहीं है, टिन लिखा हुआ है, नोट कर लीजिएगा। तो उपरोक्त सभी जो ऑप्शन हमारा दिया गया है डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नो डाउट, आई होप आप प्रश्न को समझ गए होंगे। आइए बात करते हैं आपके अगले प्रश्न की।
अगला प्रश्न है, घास के मैदान के वास्तविक परिस्थितिक तंत्र में जीव की संख्या का पिरामिड क्या होता है? सदैव उल्टा होता है, सदैव सीधा होता है, ए व बी दोनों होते हैं, या सिंडल के आकार का होता है? तो हम सभी जानते हैं, इतना तो समझ चुके हैं, इतना तो डीएड बीएड में पढ़ चुका है कि घास के मैदान के वास्तविक परिस्थितिक तंत्र में जीव संख्या का जो पिरामिड होता है वह सदैव सीधा होता है, सीधा। बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किन तत्वों को पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है? क्या वह तत्व जीव जंतु है, मानव है, प्राकृतिक तत्व है, या उपरोक्त सभी है? देखिए, जिन तत्वों को पर्यावरण अध्ययन मतलब हमारे चारों तरफ का आवरण, इन्वायरमेंट, तो तत्वों को पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत हमारे चारों तरफ जीव जंतु भी हैं, मानव हम स्वयं आते हैं, प्राकृतिक तत्व भी आते हैं। तो ये सभी जो है, अर्थात उपरोक्त सभी जो है पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत ये सारे तत्व शामिल हो गए, सम्मिलित किया जाएगा, सम्मिलित किया जाता है, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देखिए बहुत इजीली प्रश्न पूछे जाते हैं, हम एग्जाम को लेकर अभी हमें सरल लग रहे हैं, लेकिन यही प्रश्न अगर एग्जाम में आते कठिन लग जाते हैं। एग्जाम नाम का ही प्रेशर हो जाता है, ठीक है। हमारे यहाँ एग्जाम पेपर का नाम सुन लेते हैं तो अपने आप 50% प्रेशर वहीं से हो जाता है, और वही प्रेशर क्या होता है, दिमाग फिर हिलने लगता है, दिमाग सही तरीके से कार्य करना बंद कर देता है। तो ये प्रेशर को क्या है, आपको ये डेली प्रैक्टिस से अटेंड करना है, प्रेशर को थोड़ा नीचे ले आना है, 2-4% ले आना है, ठीक है, 50% से। निम्नलिखित में से सुमेलित करके एक सम्मिलित शाखा बनाई गई है, जैव प्रौद्योगिकी, पर्यावरण की, दोनों की, या इनमें से कोई नहीं? देखिए दोस्तों, सुमेलित करके जो सम्मिलित शाखा बनाई गई है, जैव प्रौद्योगिकी और पर्यावरण दोनों की बनाई गई, इसलिए ए व बी दोनों ऑप्शन, यानी जो सी वाला ऑप्शन दिया गया वह हमारा सही हो जाएगा। नो डाउट, आई होप समझ गए होंगे। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। किस वर्ष से पर्यावरण अध्ययन को स्कूल एवं कॉलेजों में अनिवार्य रूप से पढ़ाने का आदेश दिया गया? 1995-96, 2001-2, 2009-10, 2004-5? जी हाँ, जिस वर्ष पर्यावरण अध्ययन को स्कूल एवं कॉलेजों में अनिवार्य रूप से पढ़ाने का आदेश दिया गया था वह वर्ष आपका 2004 और 5। कौन सा है? 2004 और 5, अर्थात ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है वह हमारा सही हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके साथ ही हम बात करते हैं आपके अगले प्रश्न की। विज्ञान के निष्कर्ष के संबंध में निम्न में से कौन सा वक्तव्य सही है? परिणाम एक समान नहीं होते, परिणाम प्रत्येक काल में समान होते हैं, यह वातावरण बोध से अवगत करवाता है, इसके परिणाम प्रत्येक काल, परिस्थिति तथा स्थान में एक समान एवं निश्चित होते हैं। तो विज्ञान के नज़रिए से देखा जाए, साइंस के अकॉर्डिंग देखा जाए, विज्ञान के निष्कर्ष में जो हमारा वक्तव्य सही दिया गया है कि इसके परिणाम प्रत्येक काल, परिस्थिति तथा स्थान पर एक समान एवं निश्चित होते हैं, तो डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके साथ बात करते हैं आपके अगले प्रश्न की। भूविज्ञान विज्ञान की किस शाखा से संबंधित है? विज्ञान के भौतिक विज्ञान शाखा से, भूविज्ञान, जीव विज्ञान, या इनमें से कोई नहीं? सभी कमेंट कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, भूविज्ञान जिस विज्ञान की शाखा के अंतर्गत आता है वह भूविज्ञान ही कहलाएगा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। केवल आपको गुमराह करने के लिए ऐसा प्रश्न दे दिया जाता है, ठीक है। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। राज्य का अध्ययन इनमें से किसके अंतर्गत किया जाता है? समाजतंत्र के, समाजशास्त्र के, पर्यावरण शिक्षा के, या राजनीति शास्त्र के? देखिए, राज्य का अध्ययन, किसी भी राज्य का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? राजनीति शास्त्र के अध्ययन किया जाता है, तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके साथ ही आपका अगला प्रश्न दिया गया है जो स्क्रीन पर दिया गया है कि प्रयोगात्मक कार्य के मूल्यांकन में शिक्षकों की अति आवश्यक है, शिक्षकों की अति भागीदारी अति आवश्यक है, टिप्पणी अति आवश्यक है, आलोचना अति आवश्यक है, या संख्या अति आवश्यक है? तो प्रयोगात्मक कार्य के मूल्यांकन में शिक्षकों की जो अति आवश्यक होता है वह हमारा कहलाता है टिप्पणी। बी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यह एक शिक्षण सहायक सामग्री है। तो आप सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिका हैं, जब आपकी नियुक्त होगी, आप लोग अध्यापक अध्यापिका बनेंगे, तो आपके लिए एक शिक्षण सहायक सामग्री क्या हो सकती है? रेडियो, बच्चे, अध्यापक, स्कूल। तो आप सभी लोग जानते हैं इनमें से जो एक शिक्षण के लिए सहायक सामग्री वह हमारा रेडियो कहलाता है, ठीक है, क्योंकि शिक्षण की बात कर रहे हैं, तो रेडियो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रेरणा छात्रों में रुचि उत्पन्न करने की एक कला है, उपरोक्त वक्तव्य किसके द्वारा कहा गया है? रूसो के द्वारा,
रिटर के द्वारा, थॉमसन के द्वारा या गिट्स के द्वारा कहा गया है। तो प्रेरणा छात्रों में रुचि उत्पन्न करने की कला है, यह वक्तव्य जो है इनमें से जो है थॉमसन जी का वक्तव्य है। थॉमसन जी कहते हैं कि प्रेरणा जो है छात्रों में रुचि उत्पन्न करने की एक कला है। किसका कहना है? थॉमसन का स्टेटमेंट है, थॉमसन का कथन है। अगला, निम्न में से कौन सा विकल्प अन्य से भिन्न है? दिया गया है बरगद, शीशम, आम, पीपल। तो आप देखेंगे बरगद, शीशम, पीपल ये आपके अलग पेड़ कहलाते हैं, लेकिन आम जो है इनमें से फल है। आम में फल होता है और हम खाते हैं, और इन तीनों का फल हम नहीं खाते हैं। ठीक है, तो आम एक फल है, तो इसलिए इन तीनों से भिन्न हो जाएगा। पेड़ों से संबंधित जरूर एक प्रश्न आएगा, ये नोट कर लीजिएगा। ऐसा नहीं कि जो हम प्रश्न कर रहे हैं वही प्रश्न आए, इस टॉपिक से प्रश्न आएगा, इसी टाइप से प्रश्न आएगा, इतना ध्यान लेना है। ठीक है, ऑप्शंस बदले जा सकते हैं लेकिन प्रश्न पूछने का नजरिया यही रहेगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किसका अध्ययन समाजशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है? देखिए, समाजशास्त्र का अध्ययन अगर बात करें तो समाज तंत्र भी आता है, दार्शनिक तत्व भी आता है और विवाह भी आता है। तो उपरोक्त सभी ऑप्शन जो दिया गया है, ये सभी ऑप्शन जो है इन सभी का अध्ययन समाजशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। अगला, निम्न में से कौन सा विकल्प अन्य से भिन्न है? मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण। सारे प्रदूषण हैं, लेकिन अन्य विकल्प भिन्न कैसे पहचानेंगे? देखिए, ध्वनि, वायु, जल, लेकिन मृदा प्रदूषण ये अन्य आपका भिन्न है। ध्वनि प्रदूषण सुना होगा, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण अधिकतर सुनते हैं, लेकिन मृदा प्रदूषण आपने बहुत कम सुना होगा। तो इन तीनों से आपका ठीक है अन्य विकल्प है आपका पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। आइए बात करते हैं आपके अगले प्रश्न की। निम्न में से कौन सा वक्तव्य शिक्षण की व्याख्या विधि का एक लाभ नहीं है? वह शिक्षक को मनमानी करने की पूरी छूट देती है। इसमें शिक्षक तथा शिक्षार्थी में प्रत्यक्ष तथा परस्पर संवाद स्थापित होता है। यह एक अल्पकालिक क्रिया है या उपरोक्त सभी। इनमें से जो वक्तव्य शिक्षण की व्याख्या का लाभ नहीं है कि इनमें से शिक्षक तथा विद्यार्थी प्रत्यक्ष तथा परस्पर संवाद स्थापित होता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस इसमें आपका लाभ नहीं होगा, बाकी सभी में लाभ है। अगला जो प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम में शामिल है? क्या वह रासायनिक विविधता है, पारिवारिक विविधता है, जैव विविधता है या उपरोक्त सभी? सभी कमेंट कीजिएगा। तो हम सभी लोग जानते हैं कि पर्यावरण अध्ययन में, इन्वायरमेंट स्टडीज में पाठ्यक्रम में जो शामिल होता है वह कहलाती है जैव विविधता। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। और इस प्रैक्टिस पेपर का 30वां प्रश्न है कि विज्ञान जो है शिक्षण का एक अति व्यापक है, संकुचित है, पिछड़ा है या प्रायोगिक है? सभी कमेंट कीजिएगा। तो विज्ञान जो कहलाता है शिक्षण का एक अति क्या कहलाता है, आपको ये कमेंट करके बताना है, फीडबैक करके बताना है। ये आप सभी के लिए मॉक क्वेश्चन के रूप में है, और ये आपके पहले प्रैक्टिस पेपर में 30 प्रश्नों में से आपने कितना स्कोर प्राप्त किया, कमेंट बॉक्स में अवश्य शेयर कीजिएगा। मैं आपके साथ जयसवाल सर मिलता हूँ आपके अगले प्रैक्टिस पेपर पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद सभी का।